हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की ये वीडियो यूपीएसआई लिपिक, यूपीएसआई लेखा, यूपीएसआई गोपनीय पद की जो भर्ती चल रही है उसके रिगार्डिंग है कि इसमें बहुत से कैंडिडेट ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कितने लोगों को डीबी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग के लिए कितने गुना बुलाया जाएगा, टाइपिंग कब हो सकती है, कौन सा सर्टिफिकेट मान्य है, कौन सा मतलब कि डिग्री मान्य है, एडीसीए मान्य है, पीजीडीसीए मान्य है, कौन सा मान्य है, कौन सा नहीं है। तो उन सभी जो आपके डाउट्स हैं उन सभी को एक ही वीडियो में क्लियर करने का प्रयास मैं करूंगा। और अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले वही कि आपके क्वेश्चन क्या है। तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, 4 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। कितने लोगों को डीबी और पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, खास करके गर्ल्स को बता देता हूँ। गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरे सर 89 है या फिर 79 है या फिर 81 है या फिर 97 है या फिर 102 है, तो मैं डीबी पीएचडी के लिए बुलाई जाऊँगी या फिर मैं टाइपिंग के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो जितने लोग भी, जो आपका 40% कट ऑफ है उसको जितने लोग क्वालिफाई करेंगे वो सभी बुलाए जाएंगे। आपको सेक्शनल 35% कट ऑफ क्वालिफाई करना है और ओवरऑल आपका 40% अर्थात 80 क्वेश्चन जितने लोग क्वालिफाई करते हैं वो सभी लोगों को डीबी पीएचडी और टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। तो एक डाउट आप लोग क्लियर रखिएगा कि जितने लोग उस टारगेट को पूरा कर रहे हैं वो सभी बुलाए जाएंगे, क्योंकि डीबी पीएचडी में बहुत ज़्यादा लोग छटने वाले हैं। कुछ हो सकता है हाइट की वजह से छटें, बहुत रेयर केस में हाइट और चेस्ट की वजह से छटते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादातर की छटने के चांसेस है, क्योंकि बहुत लोग फर्जी भी बनवाए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि मान्य नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए कितने गुना बुलाया जाएगा। तो आपको मैं बता दिया हूं कि सभी को बुलाया जाएगा, जो डीबी पीएचडी को पार करेगा वो सभी को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग कब हो सकती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग आपका जब रिजल्ट आएगा, अभी जैसे आपका 23 तक ऑब्जेक्शन राइज चल रहा है, ऑब्जेक्शन राइज होने के बाद हो सकता है आपका रिवाइज आंसर की जो है, आपका जो फाइनल आंसर की है वो 4 से 6 दिन में आ जाएगा। अर्थात मान लीजिए कि 28, 29 या 30 तक आपका आंसर की फाइनल आ जाएगा। तो आंसर की आने के बाद हो सकता है कि 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाए, या बहुत ज़्यादा लेट होगा तो 5 से 7 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों 5 से 7 जनवरी में अगर रिजल्ट आता है तो जितना जल्दी हो सकेगा, जैसा भी पॉसिबल हो सकेगा, आपका डीबी पीएचडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर लेट होता है तो 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका टाइपिंग के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और बात करते हैं कौन सा सर्टिफिकेट मान्य है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों मैं पहले डॉक्यूमेंट के बारे में फिर से बताऊंगा, उसके बाद आपके सभी का जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है उसके बात करूंगा। तो आइए पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर उसमें कोई नाम में कोई गलती है, आपके नाम में, फादर के नाम में, मदर के नेम में, या फिर कोई भी गलती है, तो उसको अभी भी टाइम है, आप सुधरवा सकते हैं। अपने डिविजनल बोर्ड ऑफिस जो है उसमें जाके सुधरवा सकते हैं। जैसे पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो अभी पूर्वांचल का ज़्यादातर मैटर जो है सॉल्व होता है बनारस से। तो जितने लोग पूर्वांचल से आते हैं वो बनारस में करा लेंगे, जितने लोग पश्चिम में आते हैं वो अपने अपने डिवीजन ऑफिस में करवा लेंगे। बाकी सबका घर तो इलाहाबाद है। बात करें अगर इंटर की, तो इंटर के लिए भी सेम है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट इंटर का शायद एक ही में आता है। तो अगर वो उस पर कोई गलती है तो उसको सुधरवा लीजिए। जैसे अभी कुछ लोग का कमेंट आया था कि पापा के नाम में स्पेस नहीं है, या फिर स्पेस या कुछ और नाम हो गया है, तो उसको अभी भी टाइम है, आप सुधरवा लीजिए। साथ ही दोस्तों ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, दोस्तों मार्कशीट सभी के पास होना चाहिए फाइनल का, और उसके साथ अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं भी है तभी आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी को 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो गया, हालांकि कुछ जगह पे पहले मिल जाता है, लेकिन अभी मैक्सिमम जगह पे ऐसा है कि आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो उसके 3 साल बाद आपको डिग्री मिलती है। तो वो लोग अपना डिग्री प्राप्त कर ले यूनिवर्सिटी से। साथ ही दोस्तों ओ लेवल सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट, अभी मैं बात करूंगा कि कौन कौन से हैं जो इसको ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। साथ ही दोस्तों आप जो उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, यूपी का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। उसमें हालांकि कोई डेट तो मेंशन नहीं है, लेकिन आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। कितना सब बहुत से हद से ज़्यादा पुराना, तो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए था। 2018 के बाद का बना हुआ डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए कास्ट सर्टिफिकेट कब की होनी चाहिए और किसके लिए मान्य है, तो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों ओबीसी, एसटी, एससी के कैंडिडेट के लिए चाहिए। और खास करके अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के लिए आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए, और आपका जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी उसके पहले का बना होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी वही क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए, और एप्लीकेशन इंड डेट से पहले का हो। साथ ही दोस्तों एनओसी उनके लिए जिन्होंने अपना फॉर्म में दिखा रखा है कि हाँ वो किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं। साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है आपकी मांगी जाए, नहीं तो आपको डीबी के समय मिलेगा। और आपके पास कम से कम 4 से 6 फोटो होनी चाहिए, 8 फोटो होनी चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय आपने लगाया है। साथ ही करेक्टर सर्टिफिकेट की बात की जाए तो हो सकता है कि अभी डीबी होगी उसमें ना मांगे, लेकिन जब फाइनल डीबी होगा उस टाइम आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका जो सबसे मेन पॉइंट है, ओ लेवल सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा सीधे आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उस पर। तो देखते हैं दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको ओपन कर रखा है, तो उसमें देख सकते हैं आप क्या है। सबसे पहले मेंशन कब का है देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं उसके बाद ये आपकी वैकेंसी का जो है वो डिटेल दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा
के पदों पर सीधी भर्ती 2020 देख सकते हैं, आपका मार्च 2021 में वैकेंसी पब्लिक हुई थी, वही है। तो दोस्तों आपको सीधे मैं पहले ले चलता हूँ ओ लेवल के इक्विवेलेंट कितने हैं, उससे पहले बीच बीच में भी आपको कुछ डिटेल दूंगा। तो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। जो लड़कियां परेशान हो रही, खास करके जो महिला अभ्यर्थी वो जो परेशान हो रही हैं कि सर मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, तो आप इतना जानते रहिए कि आप लोगों को अलग से 20% रिजर्व किया गया है। तो गर्ल्स के लिए 20% सीटें रिजर्व हैं। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो 79 पाई हो या 78 पाई हो, डिपेंड करता है कि अगर आपका शिफ्ट और शिफ्टों के कंपेयर में टफ था या फिर आपका जो सेक्शनल है, कोई सेक्शन आपका टफ है, तो आप ओवरऑल अगर उसको क्रॉस कर जाती हैं, 80 क्वेश्चन प्लस हो जाती है, तो आप डीबी और पीएचडी के लिए क्वालीफाई रहेंगी। टाइपिंग के लिए अगर आप डीबी पीएचडी पास करती है तो क्वालीफाई रहेंगी। तो लड़कियां जितनी भी हैं वो इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई थी तो बहुत कम लड़कियां टाइपिंग पास कर पाई थी, शायद 80 या 81 लड़कियां पास की थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी लड़कियां हैं वो अपनी टाइपिंग पे विशेष ध्यान दें। अगर आपने टाइपिंग कर लिया तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मान के चलिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कितने लोग क्वालिफाई, कितने लोग बुलाए जाएंगे। तो लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ये लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्शनल आपका जो है उसमें 35% कम से कम पाए हैं और ओवरऑल जो 40% अर्थात 80 क्वेश्चन जो पार कर रहे हैं वो सभी लोग भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने के लिए पात्र हैं। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें लिखा नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे है। तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन के बाद प्रस्तर 4.1 जो आपका इससे पहले प्रस्तर 4.1 में वर्णित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रसामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनके अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो आप लोगों का नॉर्मलाइज करके आपका जो स्कोर आएगा उसके बाद आपको आगे के लिए चयनित किया जाएगा कि आप डीबी पीएचडी के लिए आएंगे। साथ ही दोस्तों अभी इसमें देख सकते हैं एक और आपकी है जो आपका पीएचडी के लिए क्या चाहिए। अगर बात की जाए मेल कैंडिडेट के लिए, तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है और अनुसूचित अर्थात एससी कैंडिडेट है उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बात की जाए अगर एसटी कैंडिडेट के लिए तो उनके लिए 156 हाइट होनी चाहिए। साथ ही उनका जो सीना का फुला होगा 77 सेंटीमीटर से 82 होना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए अर्थात एसटी कैंडिडेट के लिए 75 से 80 होना चाहिए। ठीक, अगर बात की जाए महिला कैंडिडेट के लिए तो महिला कैंडिडेट की जो हाइट है आपका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी के लिए, और एसटी की जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 145 सेंटीमीटर। साथ ही अगर बात की जाए महिलाओं के लिए अलग से तो उनका वजन कम से कम 40 किलो होना चाहिए। तो अगर जिनका 40 किलो से वजन कम है वो अभी से अपने खान पान पे भी ध्यान दें। जो लोग आरक्षण के छूट की दावा करते हैं अर्थात एसटी एससी और ओबीसी कैंडिडेट की जो बात की जाती है, तो उनके लिए पहली बात आपका क्या होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि आपका पंजीयन तिथि अर्थात रजिस्ट्रेशन करने की तिथि से पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। जैसे इसमें आपका मेंशन किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के लिए प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, किंतु भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन या रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप, जो आपका प्रारूप दूसरा दिया है उसके होना चाहिए, वो भी आपका जब लास्ट डेट हो उससे पहले का होना चाहिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी देख सकते हैं आप, इनके लिए भी एक प्रारूप दिया गया, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास वो अपना बनवाए ही होंगे। साथ ही दोस्तों सर्टिफिकेट मान्य है, कौन सा सर्टिफिकेट नहीं मान्य है, क्योंकि बहुत लोग ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन से सर्टिफिकेट है कौन सी नहीं है उसकी बात कर रहे थे। तो आपके जो कि आपका नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन आपका पूरा क्लियर कर देगा कि कौन सा सर्टिफिकेट मान्य है कौन सा नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं पहला, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्षों तक रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है अथवा ऊपर है? यह क्वेश्चन दिया गया था, तो उसमें आंसर जो दिया गया है बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल के ऊपर है, अर्थात यह मान्य होगा। तो जो लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं उनका मान्य है। अब अगला बात करते हैं, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो उसके लिए भी जवाब जो दिया गया है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल के 1 वर्ष का कोर्स है। तो दोस्तों ओ लेवल और आपका जो कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष का जो मिला है वो दोनों इक्वल है, तो अर्थात यह इसके समकक्ष है। अब बात की जाए अगर तीसरे पॉइंट की कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ओ लेवल उसके समकक्ष होगा? तो इसमें बताया गया है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है, अर्थात यह भी आपका मान्य है। जो बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से किए हैं उनका मान्य है। अब अगला क्वेश्चन था कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ओ लेवल उसके समकक्ष या ऊपर है? तो इसमें मेंशन किया गया है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स आता है, यह दोनों एक दूसरे के समकक्ष अर्थात इक्वल हैं, तो यह भी आपका मान्य होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्न उसकी, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? दोस्तों जो बिजनेस वाले हैं जो बीबीए करते हैं तो इसमें लिखा गया है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। तो जितने भी बीबीए वाले कैंडिडेट हैं वो इसके समकक्ष नहीं है, इसको जान ले। साथ ही दोस्तों अगर बात करें बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है, जो आपका 6वां प्रश्न है, तो बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर माना जाता है, इसलिए वह अभी मान्य होगा।
साथ ही दोस्तों बात करें सातवां जो क्वेश्चन था, क्या NIELIT से CCA या O लेवल के समकक्ष है? CCA जो आपका करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है आपका CCA, तो उसकी बात की जाए तो उसमें लिखा गया है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन, अतः यह O लेवल के समकक्ष नहीं है। तो जो CCA वाले कैंडिडेट है वह अपने आप वो DB में नहीं जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वह उसके समकक्ष नहीं है, साफ साफ मना कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों क्या ITI में 52 सप्ताह का कोपा कोर्स O लेवल के समकक्ष है? तो इसमें बताया गया है कि ITI में 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोपा होता है का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण यह O लेवल के इक्वल है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों अगले की, जो 9वां है आपका, क्या MSc जो आपका साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से है फ्रॉम IIIT O लेवल के समकक्ष है? तो इसमें बताया गया MSc साइबर लॉ एवं सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT O लेवल से काफी उच्च डिग्री है, इसीलिए यह मान्य है। तो ये आपका जो MSc किए हैं साइबर लॉ और सिक्योरिटी से वह मान्य है। साथ ही बात करें अगला जो पॉइंट है 10वां, क्या O लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स O लेवल के समकक्ष है? तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यदि यह कोर्स 1 वर्ष की अवधि तक है तो यह मान्य होगा, अर्थात जो लोग यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी उसके इक्विवेलेंट कोर्स किए हैं, अगर उनके 1 साल का कंप्यूटर कोर्स रहा है तो वो उसके इक्विवेलेंट मान्य होगा। साथ ही दोस्तों बात करें अगला, क्या किसी प्राइवेट संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ O लेवल के समकक्ष है? तो इसमें बताया गया, जो लोग अभी प्राइवेट वाली बात करते थे कि सर मैं प्राइवेट से ये किया हूँ, प्राइवेट से वो किया हूँ, वो ध्यान दें कि यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर UGC या फिर AICTE या फिर IGNOU या फिर NIELIT या फिर DOEC से द्वारा किया गया है, किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष है, तो वह O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो जो लोग प्राइवेट से किए हैं, अगर उनका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है किसी भी AICTE या IGNOU या फिर DOEC से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से और 1 साल का उनका कोर्स है, तो वह मान्य होगा। तो उसको सभी ध्यान दें। साथ ही दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में है। तो सुन लीजिए, क्या किसी प्राइवेट संस्था से DOPA, DOMA, ADC, ADCA, ADCH, ADCP या फिर DCA या फिर DCFA या फिर DCS या फिर DCTT या फिर DIP या फिर DISA या फिर DISM या फिर DIT या फिर DOAP या फिर DST या फिर DTP या फिर MDCA या फिर MDCISM या फिर MDIT या फिर MOMSP या फिर CI&SN या फिर ADCA या फिर DCA या फिर ADCST या फिर ADHN या फिर ADI या फिर ADP या फिर ADSC या फिर DCTT या फिर DISM या फिर DST या फिर PGDCWD कोर्स किया हुआ O लेवल के समकक्ष है। दोस्तों इसमें जितने भी कोर्स दिए हैं उसके साथ साथ मेंशन किया है। तो इसका जो जवाब दिया गया है बोर्ड की तरफ से वो क्या है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC या AICTE या फिर IGNOU या फिर DOEC, NIELT द्वारा निर्गत किया गया है, तो यह सभी कोर्स 1 वर्ष के हैं, तो यह सब O लेवल के समकक्ष है। तो जितने लोग पूछ रहे थे जितने लोग भी पूछे थे DCA, ADCS जो भी पूछ रहे थे, अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो वह मान्य होगा। साथ ही दोस्तों बात करें, क्या किसी प्राइवेट संस्था से O लेवल किया हुआ मान्य है? इसमें आपका फिर वही चीज है, अगर यह बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE या फिर IGNOU या फिर NIELIT से या फिर DOEC द्वारा किया गया कोर्स है और 1 वर्ष कम से कम है, तो यह O लेवल के समकक्ष है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या किसी प्राइवेट संस्था से PGDCA किया हुआ मान्य है? तो दोस्तों इसमें भी बताया गया है, PGDCA वाले ध्यान देंगे कि यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर UGC, AICTE, IGNOU या फिर DOEC द्वारा किया गया हो और 1 साल का कोर्स हो, तो यह PGDCA के समकक्ष माना जाएगा, अर्थात O लेवल के समकक्ष होगा ये भी। साथ ही दोस्तों बात करें अगला, क्या किसी प्राइवेट संस्था से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा O लेवल के समकक्ष मान्य है? तो इसमें जवाब दिया गया, यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा किसी भी, मतलब जैसे बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE या फिर IGNOU या फिर जो भी आपका दिया है उसके तहत दिया गया है कि यह अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह O लेवल के इक्विवेलेंट है। तो साथी दोस्तों अगला है, क्या किसी प्राइवेट संस्था से 3 वर्ष का डिप्लोमा या डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष O लेवल के समकक्ष मान्य है? तो इसमें भी बताया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC या फिर AICTE, IGNOU या फिर DOEC द्वारा किया हुआ डिप्लोमा में आपके क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मान्य है। क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा O लेवल के समकक्ष है? तो उसमें भी बताया, अगर यह कोर्स 1 साल का है और आपके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया गया है, तो यह भी मान्य है। साथ ही दोस्तों बात करें, क्या UGDCA जो आपका यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 घंटे वाला है आपका, वह 1 वर्ष के समकक्ष है कि नहीं? तो उसमें भी इसको समकक्ष रखा है, यदि वह 1 वर्ष का कोर्स है तब। साथ ही पूछा गया है, क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो उसमें लिखा है MCA बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर की डिग्री है, अतः बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो दोस्तों जो बिना PCM के अगर MCA किया हुआ है तो वो भी पात्र होगा। साथ ही जो बीटेक वाले हैं उनसे इनका भी डाउट क्लियर होता है कि जो बीटेक किए हुए हैं वो उसके हायर है, तो वह भी मान्य होगा।
साथ ही अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, क्या किसी बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो दोस्तों इसका सीधे जवाब जान लीजिए, नहीं होगा। अगला है, क्या किसी बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो दोस्तों ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र है, ये जानते रहिए। साथ ही क्या माध्यमिक संस्कृति शिक्षा परिषद लखनऊ के पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा तथा इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो दोस्तों उसमें मेंशन है कि इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर है, अतः यह भी मान्य होगा। साथ ही दोस्तों बात किया है इंटरमीडिएट में भौतिक विषय, इसको देख लेते हैं, नहीं है, लेकिन गणित विषय तथा डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या यह मान्य होगा? तो दोस्तों इसमें मेंशन है, यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अथवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से है तथा कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है तो यह मान्य होगा। तो दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स हैं इसमें बता दिए गए। साथ ही दोस्तों अगर अब भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें। साथ ही मैं स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट को कहूंगा, अगर आप 80 से ऊपर हैं, अगर आप टाइपिंग पास करती हैं तो संभवतः आप जानिए कि आपका सिलेक्शन लगभग हो गया है, तो आप अपने टाइपिंग पर विशेष ध्यान दें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।